हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वयं। अगर आप जॉब या हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड आने का सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि जर्मनी आना राइट डिसीजन होगा, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि क्यों आपको 2025 में जर्मनी नहीं आना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट। आपको 2025 में जर्मनी क्यों चूज नहीं करना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, ये सिर्फ 2025 के लिए, इसके पहले आगे का मैं बात नहीं कर रहा। जो जर्मनी का सिचुएशन है 2025 में, मैं उसके हिसाब से आज इस वीडियो में बात करने वाला है तो क्यों आपको जर्मनी नहीं आना चाहिए। सो प्लीज स्टे ट्यून टू माय वीडियो, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो डिसाइड करेंगे कि क्यों आपको जर्मनी नहीं आना चाहिए। वो मेरे हिसाब से वो मेन 5 पॉइंट्स है। यहाँ पे कोई मैं कल्चर या फिर खाने पीने का ऐसा कुछ वेदर वगैरह का बात नहीं करूंगा कि आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, जो जॉब से रिलेटेड चीजें हैं उनकी बात करूंगा मैं, और पैसे और जो आपका लाइफस्टाइल है उसके रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आप जर्मनी आने का ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं तो शायद आपने ठीक से रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ अच्छे से पढ़ी होती तो आपको पता चल जाता था कि एक्चुअली जर्मनी की हालत इतनी अच्छी नहीं है। स्पेशली जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ है और उनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ है, उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जर्मनी 70% एक्सपोर्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जर्मनी का जो मेन जीडीपी है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है और वही खतरे में है। चाहे वो VW हो, चाहे वो BMW हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, सारे बड़े ओईएम्स जो है वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। और मेरे हिसाब से जब ये ले ऑफ की बारी आती है तो सबसे पहले इजी टारगेट में आ जाते हैं आउटसाइडर्स या आउटलैंडर्स। और सिर्फ ये बड़े कंपनीज ही नहीं, ऐसे छोटे मोटे बहुत से कंपनीज है जो कि धीरे धीरे ले ऑफ कर रहे हैं। मैं कुछ पिछले दिनों की बात करूं तो VW जो है, VW ने ये डिसाइड किया कि वो 3 प्लांट्स को क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से 15 से 20 हजार जॉब लॉसेस देखने को मिलेगा। ये सिर्फ बड़ी ही कंपनीज नहीं, ऐसी छोटी मोटी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो सफर कर रही है इस क्राइसिस में। और इसका रीज़न है एनर्जी प्राइसेस। जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चीप एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रही है। या रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ उसकी वजह से जो चीप सप्लाई था इलेक्ट्रिसिटी या नेचुरल रिसोर्स का, वो अब बंद हो चुका है, जिसकी वजह से अब जर्मनी जो है फुल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। और जर्मनी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑलरेडी बंद कर दिया है। जो कॉस्ट है वो कंपनीज बेयर नहीं कर पा रही है और उनको धीरे धीरे ले ऑफ की तरफ जाना पड़ रहा है। अब ये सब ठीक कब होगा, कैसे होगा, ये तो बिल्कुल अनसर्टेन है, बट ले ऑफ इज समथिंग विच इज सर्टेन। बट ये बोल के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स अभी भी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं वो बात नहीं करूँगा। इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा कि आपको क्यों जर्मनी चूज करना चाहिए 2025 में। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आप जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट में, विच इज इंक्रीमेंट। अनलाइक इंडिया, जिस तरह से इंडिया में इंक्रीमेंट आपको मिलता है, उस तरह से इंक्रीमेंट आपको जर्मनी में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जर्मनी मिनिमम वेजेस को फॉलो करता है और आपकी जो सैलरी होगी वो आपके एक्सपीरियंस, जो आपने पढ़ाई की है, जो आपकी डिग्री है और जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से एक एवरेज सैलरी पे आप सेट हो जाते हैं। और उसके बाद जो आपको इंक्रीमेंट मिलती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 2 to 5%। 5% में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो 2 to 5% इज़ वॉट यू गेट। इंडिया में आपको ऐसा नहीं है, आप 15% 20%, बट ऐसा जर्मनी में नहीं होता है। हाँ, जर्मनी में मार्केट करेक्शंस होते हैं 3 साल में या 4 साल या 5 ईयर्स में, जिसकी वजह से आपका जो सैलरी है उसको एक लीप मिल सकती है। हाँ, अगर आपको अपने तरफ से कुछ लीप या एक स्टेप ऊपर जाना है तो आपको आपके प्रोफाइल में अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप बैचलर है तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, और अगर आप मास्टर्स है तो आप PhD कर सकते हैं। जो भी आपका जो एजुकेशन लेवल है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। एंड अगर आप स्विच करते हैं दूसरे सिटी में जो कि महंगा सिटी है, वहाँ पे भी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। बट अगेन, अगर आप महंगे सिटी में जाते हैं तो आपके खर्च भी बढ़ती है। सो इट्स लाइक रेशियो इज़ द सेम। बट अगर आपको रियली में आपको आपके कंपनी में अगर ऊपर की तरफ जाना है तो फिर आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। यू कैन डू सम ट्रेनिंग्स, यू कैन अपग्रेड टू मास्टर्स और PhD, और यू कैन डू सम वोकेशनल ट्रेनिंग्स, जिसकी वजह से आप ऊपर जा सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे कोई हायरार्की लेवल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैनेजर है, मैनेजर के नीचे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। देयर इज़ नॉट लाइक असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो हायरार्की वगैरह बहुत कम है यहाँ जर्मनी में, जिसकी वजह से जो आप एक सैलरी में पोस्ट की वजह से जो एक सैलरी में इंक्रीमेंट अगर आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे, विच इज कॉस्ट ऑफ लिविंग, और रेदर आई विल कॉल इट एज हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। जी हाँ, आफ्टर कोरोना एंड आफ्टर रशिया यूक्रेन का वॉर,
जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है जर्मनी में। हर सेक्टर में जो प्राइसेस है वो बढ़ चुके हैं, बट सैलरी में इंक्रीज़ इतना देखने को नहीं मिला है बिकॉज़ कंपनीज़ की हालत ऑलरेडी ख़राब है। तो वो इंक्रीमेंट वगैरह है, जो होना चाहिए, जो एक नॉर्मल इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। और उन्होंने कई-कई जगह पे ये जो इन्फ्लेशन है उसको भी एडजस्ट नहीं किया गया है। व्हिच मीन्स जो सैलरी आपको मिल रही है वो तो वहीं पे है, बट जो प्राइस ऑफ द थिंग्स व्हिच यू आर बाइंग हैज़ गॉन अप। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ऑफ रेंट हैज़ गॉन अप। जो हाउस का रेंट होता है वो ऊपर चला गया है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज़्ड बाय 70 टू 80% आई विल से। पहले आपको पेट्रोल जो था वो 1 यूरो 5 10 टू 11 सेंट्स होते थे, अभी वो 1 यूरोज़ एंड 80 सेंट्स तक हैं। सो प्राइसेस ऑफ पेट्रोल ऑल्सो, डीजल हैज़ गॉन हायर, ग्रोसरीज़ के प्राइस बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। पहले इंटरेस्ट रेट लेस देन 1% हुआ करता था, अब इंटरेस्ट रेट अप टू 5% हो गया है, जिसकी वजह से रियल स्टेट में भी काफ़ी स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है अभी जर्मनी में। सो दिस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्ट बोलेंगे हैज़ impacted the end consumer at the end. और यही नहीं, Germany is a place of insurances. You have insurances of most of the things. I will rather say everything. For example, मेरे पास ही 5 से 6 तरह के इंश्योरेंस है। मेरे पास है हेल्थ इंश्योरेंस, मेरे पास है हाफ लिस्ट, मेरे पास है हाउस स्टार्ट इंश्योरेंस, फिर मेरे पास है टर्म इंश्योरेंस, फिर मेरे पास है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एंड देन आई ऑल्सो हैव कार इंश्योरेंसेस। सो 6 तो मैंने ऐसे ही गिरा दिया, और भी हो सकता है जो मुझे याद नहीं। और ये इंश्योरेंसेस के भी प्राइस जो है वो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, एनर्जी के प्राइसेस भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके प्राइस बढ़ गए, क्योंकि वो हाउस होल्ड में आता है तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। जो आपका घर का मेंटेनेंस है वहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो गया, बिकॉज जो सर्विसेज हैं उन्होंने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। फॉर एग्जांपल लिफ्ट का मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल आपको स्टेयरकेस में जो भी आपको झाड़ू पोछा होता है उसका, क्योंकि सब ने प्राइस बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो नेबन कॉस्टेंट जो हम बोलते हैं विच इज़ द मेंटेनेंस कॉस्ट, वो भी बढ़ गया है। हीटिंग के प्राइसेस, वाटर के प्राइसेस। व्हेन द इलेक्शंस आर डन, उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो कैसे कम होती है, हीटिंग के प्राइसेस कैसे कम होती है, बिकॉज हीटिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन जर्मनी। ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो हीटिंग आपको लगेगा ही, बट इट विल टेक टाइम। और मुझको ऐसा लगता है जो प्राइस ऑलरेडी बढ़ गए हैं वो बढ़ गए हैं, कभी मैंने प्राइसेस को ऐसे नीचे आते हुए नहीं देखा है। सो आई थिंक इफ़ दिस इज़ गॉन अप, इट इज़ गॉन अप। मे बी कुछ जब जर्मनी का हालात अच्छा हो तो मे बी there will be some market correction or something, but at the end of the day I will say the cost of living has really increased a lot. Now let's come to our fourth point, which is German language. So one of the challenge when you are coming to Germany is the language. So Germany is very particular about its language. Wherever you go, German is a must. If you want to stay in Germany, you have to learn German and you have to speak in German. नहीं तो life will be get 90% harder for you. अब 90% इसलिए बोला क्योंकि बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे इंग्लिश चलता है। फॉर एग्जाम्पल बर्लिन में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे इंग्लिश में होता रहता है, बट अगर आप वहाँ से स्विच करके किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं जो कि बर्लिन जैसे जगह पे नहीं है, कोई छोटे जगह पे, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यू कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन इंग्लिश, आपको जर्मन वगैरह सीखना ही पड़ेगा। इवन इफ़ यू आर इन बर्लिन यू विल हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन इन जर्मन। तो जर्मन सीखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स लॉन्च करके रखे हैं जर्मन लैंग्वेज, और इंटीग्रेशन कोर्सेज वगैरह काफ़ी हैं जहाँ पे वो जर्मन लैंग्वेज वगैरह सिखाते हैं। B1 B2 A1 स्टार्टिंग फ्रॉम A1 टू C2 लेवल तक आपको जर्मन लैंग्वेज होता है। बट ये जो जर्मन लैंग्वेज है मुझे लगता है गवर्नमेंट सिर्फ उनके लिए बनाई है जो कि इमिग्रेंट्स हैं, या जो एसाइलम सीकर्स या इमिग्रेंट्स सब बोल सकते हैं। सिर्फ मुझको लगता है कि सिर्फ उनके लिए है, बिकॉज जो टाइमिंग है, अगर आप जॉब या आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे कोर्सेज के जो टाइमिंग है वो इस तरह के हैं कि आप या तो ऑफिस में हैं या तो आप कॉलेज में हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 to 12 या 1 से लेकर 4 बजे तक। सो 8 से 4 बजे शाम तक ही ये ट्रेनिंग होती है। देर आर नो इवनिंग कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो शाम में आके कोर्सेज वगैरह कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया, या गवर्नमेंट ने सिर्फ बोला है, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने इस तरह का प्लान नहीं बनाया। एक आध जगह मैंने देखा है, बट इट्स वेरी वेरी रेयर। को समझ में नहीं आता है जो काम करके टैक्स भरने वाले हैं उनके लिए गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं करती है। एंड इवन इफ़ यू हैव लर्न जर्मन इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू अडेप्ट कम्प्लीटली, बिकॉज जिस तरह आप इंडिया में बोलते हैं ना कि विथ 100 किलोमीटर्स देयर इज़ अ चेंज इन डायलैक्ट, देयर इज़ अ चेंज इन द लैंग्वेज, उस तरह से जर्मनी में भी है। इफ़ यू ट्रैवल थ्रू आउट द कंट्री, इफ़ यू ट्रैवल, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डायलैक्ट्स ऑफ जर्मन, बट आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन. So once you have learned German, the life will be very easy in Germany. And last and the most important is parent support. So one of the biggest demerit of living abroad is that you have to leave your parents back at your hometown, home city या home country.
सो पेरेंट्स को लाने के कोई भी सुविधा वगैरह नहीं होती है। ये किसी भी कंट्री में कॉमन है इफ़ यू आर गोइंग टू यूएस। बट हाँ, हालांकि ऐसा कुछ कंट्रीज़ है जो अलाउ करती है पेरेंट्स को भी आप लेके आ सकते हैं एज ए डिपेंडेंट, वो आके वहाँ पे आपके साथ रह सकते हैं। बट जर्मनी में आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ अलाउड। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि फॉर न्यू पीपल हु आर कमिंग दे कैन स्टिल कॉल देयर पेरेंट्स एज ए डिपेंडेंट, और वो उनके साथ भी रह सकते हैं। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इफ़ यू नो देन प्लीज़ राइट मी इन कमेंट्स और मुझको बताएं कि अगर ऐसा है तो यू कैन नॉट ब्रिंग योर पेरेंट्स परमानेंटली। दे कैन कम टू जर्मनी ओनली फॉर मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। तो 90 डेज से ज़्यादा वो यहाँ नहीं रुक सकते। उसके बाद उनको वापस जाना पड़ेगा, विच इज़ हार्ड फॉर इवन फॉर अस एंड इवन फॉर पेरेंट्स। मैक्सिमम वो पूरे साल में 180 डेज से कम रह सकते हैं in a span of 90 days. They cannot live more than 90 days in Germany, which really sucks. If there are many countries जैसे यूके में 6 महीने या यूएस में 6 महीने तक रह सकते हैं। somewhere I have heard that maybe Germany is thinking about it or already doing it. I don't know. If you know it, then please let me know in the comments. So here are the main 5 points according to me. If I am changing a job, if I am coming to a new country, then I will really consider these things. There are many other things जैसे कि climate है, खाना है, ये सब चीज़ है जो कि किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। सम कैन अडेप्ट, सम कैन नॉट अडेप्ट। तो ये तो आप अपने हिसाब से अपने इमोशनल लेवल पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। समवन हु इज़ कमिंग टू जर्मनी इज़ कमिंग टू अर्न। तो पैसे के हिसाब से जो भी चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा, उन सब की बातें मैंने की है। बट यही नहीं, देयर आर ऑल्सो मेनी प्लस पॉइंट्स जो आपको मोटिवेट करेंगे कि आपको जर्मनी आना चाहिए। बट उसके लिए आपको रादर वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आई विल टॉक अबाउट दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।